आज की जो आप लोगों की क्लास है उसमें हम लोग चोक, प्रेरक, जिसको इंग्लिश में इंडक्टर के नाम से जाना जाता है, उसको देखने वाले हैं। वैसे तो जो हर वायर होता है, प्रत्येक तार जो होता है वह अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का इंडक्टर या प्रेरक होता है। लेकिन जब हम एक विशेष प्रकार के तार को या किसी तार को एक कुंडली का रूप दे देते हैं और वह जो कुंडली होती है वह नियत मान की होती है, हमें मालूम होता है कि यह इतना मान प्रस्तुत करेगा, और जब हम एक नियत मान की कुंडली का रूप दे देते हैं तार को या पुर्जे का रूप दे देते हैं, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चोक या इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। जब हम किसी भी तार को एक नियत मान के पुर्जे का रूप दे देते हैं तो उस पुर्जे को हम लोग चोक या इंडक्टर के नाम से जानते हैं, या चोक या इंडक्टर उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो चोक या इंडक्टर होता है उसके यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं आपकी बुक में। ठीक। जो आपका पहला प्रकार है वायु क्रोड युक्त चोक, दूसरा है फेराइड क्रोड युक्त चोक, तीसरा है लोहे क्रोड युक्त चोक। ठीक। यहाँ पर जो क्रोड है इसका मतलब कोर होता है, जो ट्रांसफार्मर में अपन ने कोर देखी थी ना, वही कोर होता है। ठीक। इंग्लिश में उसको कोर लिखा जाता है, हिंदी में उसको क्रोड पढ़ा जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो हमारा पहला चोक का प्रकार है वह है वायु क्रोड युक्त चोक। जो इस प्रकार की चोक होती है वायु क्रोड युक्त चोक, इसमें किसी भी प्रकार की कोर नहीं उपस्थित होती है। ठीक। इसमें हम मात्र क्या करते हैं, जो वायर होता है उसको एक कुंडली के रूप में क्या कर देते हैं, एक पुर्जे का निर्माण कर देते हैं, या कुंडली के रूप में उसको इकट्ठा कर देते हैं, और वह क्या करता है, एक चोक का काम या इंडक्टर का काम क्या करता है। ठीक। जो इस प्रकार की कोर होती है या इस प्रकार की जो चोक होती है उसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में करते हैं। ठीक। आप लोग ने भी देखा होगा बहुत जगह पर कि जब आपने किसी भी मशीन वगैरह की प्लेट खोली होगी, चार्जर वगैरह की, तो उसमें क्या है, वायर लपटा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक। कभी कभी वायर अकेला होता है, कभी कभी बीच में उसमें थोड़ी सी कोर भी देखने को मिलती है। ठीक। तो जो वायर अकेला लिपटा हुआ होता है तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि वह किस प्रकार की कोर है, वायु क्रोड युक्त कोर है। ठीक। यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। दूसरी है फेराइड क्रोड युक्त चोक। जो दूसरी जो आपकी चोक का प्रकार है, इसमें जो क्रोड का निर्माण किया जाता है, जो कोर का निर्माण किया जाता है, वह लोहे एवं कार्बन के चूर्ण से निर्मित कोर का निर्माण हम इसमें करते हैं। ठीक। जो कोर होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वायर को लपेटकर इस प्रकार की जो चोक होती है उसका निर्माण करते हैं। जो कोर होती है वह लोहे एवं कार्बन से क्या होती है, बनी होती है। इस प्रकार की जो कोर है फेराइड कोर युक्त चोक, उसका उपयोग हम रेडियो रिसीवर एवं ट्रांसमीटर, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन का जो काम होता है उसमें हम इसका करते हैं। वो वाला ट्रांसमिशन नहीं, ये जो चलता है ना रेडियो वगैरह में, इसके लिए ट्रांसमीटर जिसको अपन लोग बोलते हैं उसमें। ठीक। तो रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर वगैरह में हम किसका यूज करते हैं, फेराइड कोर का। ठीक। अब जो तीसरी है आपकी वह है लोहे कोर युक्त चोक। इसमें क्या होता है, जो आपकी कोर होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। जिस कारण क्या होता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें इंडक्टेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक। और जब इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है तो जो इसका टोटल इंपीडेंस है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और हाई होने की वजह से वोल्टेज को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इस कारण से इस चोक का यूज हम फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो आपके घर में जिसको आप लोग ट्यूबलाइट के नाम से जानते हैं, सोडियम लैंप, जो रोड पर पीले कलर के जो लैंप लगे होते हैं, ठीक, और रेक्टिफायर में जो रेक्टिफिकेशन का काम होता है कि जो अशुद्ध डीसी होती है, या जब हम रेक्टिफिकेशन की क्रिया करते हैं उसमें जो रिपल्स
आते हैं, पल्सेशन आते हैं, उनको हटाने के लिए भी हम लोहे पोर युक्त चोक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके रूप में? एज अ फिल्टर के रूप में। किसके रूप में? फिल्टर के रूप में। ठीक, तो समझ में आई है 3 प्रकार की चोक हैं। इनमें जो पोर हैं उनका प्रकार बदला हुआ है और उसी विशेषता के आधार पर इनका उपयोग भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक, तो सभी को समझ में आया। ठीक, इंडक्टर या चोक क्या होती है? एसी परिपथों का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं, उसे हम इंडक्टेंस बोलते हैं या प्रेरकत्व बोलते हैं। इसका प्रतीक एल होता है और जो इसका मात्रक होता है वह हेनरी होता है। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस। किसी कुंडली में से एसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करने का जो गुण है वह क्या कहलाता है? स्वप्रेरण या सेल्फ प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, जो कुंडली है वह विद्युत धारा मान में क्या करती है? परिवर्तन करती है, या परिवर्तन करने का जो परिवर्तन होता है उसका क्या करती है? विरोध करती है। ठीक, और जो परिवर्तन का विरोध करने का गुण है वही क्या कहलाता है? स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। स्वप्रेरण के कारण जो कुंडली होती है उसमें एक विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है और वह विद्युत वाहक बल जो मुख्य विद्युत वाहक बल होता है या उस कुंडली में जो पहले से मौजूद विद्युत वाहक बल होता है उसका क्या करता है? विरोध करता है। ठीक, इसी कारण जो कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको हम लोग विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आपको ध्यान रखना है विद्युत वाहक बल और विरोधी विद्युत वाहक बल दोनों की दिशा क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेंगे? बल लगाएंगे। और जो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान है वह कुंडली में तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा मान में परिवर्तन क्या होता रहता है। जैसे ही परिवर्तन होना बंद हो जाएगा बैक ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया क्या होता है स्वप्रेरण। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही वह सिद्धांत होता है जिसके आधार पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह कार्य करता है। अब हम इसको समझने वाले हैं। हम जब किसी भी कुंडली में से प्रत्यावर्ती धारा या एसी सप्लाई को प्रवाहित करते हैं तो वह अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित कर लेती है और उस चुंबकीय क्षेत्र में जो भी चालक आते हैं उनमें क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है और इस प्रकार दो कुंडलियों का वह गुण जो उनमें हो रही प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध करते हैं वह क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या होता है अन्योन्य प्रेरण। और इसको एम से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। जो हमारी अगली हेडिंग है वह है प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम जानते हैं कि जो प्रत्येक कुंडली या चोक होती है उसमें प्रेरकत्व का गुण विद्यमान होता है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करती है? विरोध करती है। और प्रेरकत्व के कारण ही जो कुंडली विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करती है उसी का यह गुण क्या कहलाता है? हमारा प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। ठीक, जिसको एक्सएल से दर्शाया जाता है और जिसका जो मात्रक है इसको ओम में मापा जाता है और इसका जो सूत्र है वह है
2 पाई एफ एल। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक कुंडली होती है उसमें प्रेरकत्व एवं प्रेरकीय प्रतिघात का मान तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा मान में हो रहे परिवर्तनों का क्या होता है, विरोध होता है। ठीक, यदि आप एसी धारा की जगह उस कुंडली में क्या कर दें, डीसी धारा प्रवाहित कर दें, ठीक, तो वह कुंडली डीसी धारा का विरोध नहीं करेगी, जिसके कारण जो प्रेरकत्व है या प्रेरकीय प्रतिघात है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीसी किसी भी प्रकार का प्रेरकत्व या प्रेरकीय प्रतिघात उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है।